नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के भूगोल की मैराथन क्लास, जिसमें हम लगभग 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आगामी परीक्षा जैसे सीईटी व रीट मेंस को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई, जिसमें हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के पेपरों में छप सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वह वीडियो को स्किप ना करें। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य में गांगे सुंस स्तनपायी पाया जाता है। बताइए कि राज्य में गांगे सुंस स्तनपायी पाया जाता है। कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है दोस्तों, बताइए, फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में गांगे सुंस स्तनपायी पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, केवलादेव गणा किसके प्रयासों से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बताइए, केवलादेव गणा पक्षी अभ्यारण्य है वो किसके प्रयासों से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर सालिम अली, डॉक्टर कैलाश आंकला, धर्म कुमार सिंह। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सालिम अली, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पक्षी जीवन पर जो वृहद कार्य डॉक्टर सलीम अली ने किया है वही वन्य जीवन के शिखर जीव बाघ संरक्षण के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया। बताइए, बाघ संरक्षण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है वो कौन थे। डॉक्टर भरत सिंह, धर्म कुमार सिंह, कैलाश आंकला, कैलाश नाथ त्रिवेदी। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कैलाश आंकला। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब की गई। बताइए, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब की गई। 1981 में, 1984 में, 1986 में, 1990 में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1981 में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना की गई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान का 3162 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। यह जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। पांचवा प्रश्न है, मारवाड़ में विरहणियों का संदेशवाहक पक्षी माना जाता है। बताइए कि मारवाड़ क्षेत्र में विरहणियों का संदेशवाहक पक्षी माना जाता है। तीतर, मोर, स्टार या कुर्जा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कुर्जा है वो विरहणियों का संदेशवाहक पक्षी माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक संख्या में आखेट निषेध क्षेत्र हैं। बताइए, किस जिले में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र हैं। जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जोधपुर में सर्वाधिक संख्या में आखेट निषेध क्षेत्र हैं, यानी कि आप उन क्षेत्रों में शिकार नहीं कर सकते। सातवां प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान राज्य के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बताइए कि हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कैला देवी करौली, घना भरतपुर, सरिस्का अलवर, ताल छापर, चूरू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सरिस्का अलवर में हरे कबूतर पाए जाते हैं। आठवां प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य केवल एक जिले में स्थित है। बताइए, कौन सा अभ्यारण्य केवल एक जिले में स्थित है। कुंभलगढ़, शेरगढ़ अचरौली, सीता माता या दर्रा अभ्यारण्य। ये दर्श नहीं है, दर्रा अभ्यारण्य दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि शेरगढ़ अचरौली। यह सिर्फ 12 जिले में स्थित है। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1983 यानी 1983 में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल है 81.67 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, शेरगढ़ अचरौली जो अभ्यारण्य है इसका क्षेत्रफल है 81.67 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों की कमी होने के प्रमुख कारण हैं। बताइए, यह है प्रश्न है, वन्य जीवों की कमी होने के प्रमुख कारण हैं। बताइए।
इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि जलवायु परिवर्तन व वन्य जीवों का अनाधिकृत शिकार, कतिपय बांधों के आप्लावन क्षेत्र में वन्य जीवों की हानि, वनों के विस्तार में निरंतर कमी आना अर्थात वनोन्मूलन होना, जिसके कारण वन्य जीवों की कमी हो रही है। 10वां प्रश्न, राजस्थान राज्य में अधिकांश शिकार निषेध क्षेत्र विश्नोई जाति की बहुलता वाले क्षेत्रों में क्यों है? बताइए। यह आबादी कम है, यह वन्य जीवों की बहुलता है, सरकार की ऐसी नीति है, विश्नोई समाज जातियां वन्य जीवों के रक्षक है। बताइए। ये तो आप सबको पता भी होगा कि विश्नोई समाज की जातियां है वो वन्य जीवों की संरक्षक है, और इसका सही आंसर डी ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न है, वे कौन से 2 शिकार निषेध क्षेत्र हैं जहां राज्य पक्षी को डाउन बड़ी संख्या में आश्रय प्राप्त करते हैं? बताइए। वे कौन से 2 शिकार निषेध क्षेत्र हैं जहां राज्य पक्षी को डाउन बड़ी संख्या में आश्रय प्राप्त करते हैं? दोहरी मन्ना, खोली, सांकलिया, सोरसेन, लोहावट, कनकसागर, सोरसेन, कमालजी। तो इसका आंसर रहेगा बी यानी सांकलिया, सोरसेन। 12वां प्रश्न, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शिकार निषेध क्षेत्र कौन सा है? बताइए। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शिकार निषेध क्षेत्र कौन सा है? ए जंबेश्वर, बी कोटसर, सी गंगवाना, डी रामदेवरा। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि कोटसर। कोटसर किस जिले में है दोस्तों? कोटसर है चूरू जिले में। कोटसर चूरू जिले में स्थित है। 13वां प्रश्न, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं? बताइए। किस पुस्तिका में? नीले आंकड़ों की पुस्तिका में, हरे आंकड़ों की पुस्तिका में, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, पीले आंकड़ों की पुस्तिका में? संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि लाल आंकड़ों की पुस्तिका में संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। 14वां प्रश्न, राजस्थान राज्य के किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है? बताइए कि किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क है, जो जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों किसके लिए है? जीवाश्मों के लिए। 15वां प्रश्न, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बताइए। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट, जसनाती, चारणा, विश्नोई। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि विश्नोई जनजाति मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 16वां प्रश्न, घड़ियालों की प्रजाति के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? बताइए। घड़ियालों की प्रजाति के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियालों की प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 17वां प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की ने जनवरी 2010 की रिपोर्ट में 10 प्रजातियों की विलुप्ति के कगार पर बताया है। उनमें से पहला स्थान किस प्रजाति का है? बताइए। पोल बियर, बाघ, पैसिफिक वॉलरस या जायंट पांडा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि जॉइंट पांडा को पहले स्थान पर रखा गया है विलुप्ति के कगार पर। 18वां प्रश्न, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यह कहाँ यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? बताइए। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? कुरजा, गोडावण, साइबेरियन क्रेन या कोयल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि साइबेरियन क्रेन घना पक्षी विहार का मुख्य आकर्षण माना जाता है। और घना पक्षी विहार कहाँ दोस्तों? घना पक्षी विहार है भरतपुर में। 19वां प्रश्न, टोडगढ़ रावली अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? बताइए। टोडगढ़ रावली अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद या पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि भीलवाड़ा जिले में स्थित नहीं है। और अजमेर, राजसमंद और पाली इन तीनों जिलों में यह फैला हुआ है। और इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 475.23 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
यानी कि टोडगढ़ रावले अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 475.23 वर्ग किलोमीटर। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अमर उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है बताइए। जोधपुर व जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय अमर उद्यान राज्य के 2 जिलों जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर व बाड़मेर में फैला हुआ है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है। सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तालछापर या रणथंभौर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि तालछापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है। और तालछापर कहाँ है दोस्तों, चूरू जिले में। 22वां प्रश्न, कुर्जा पक्षी विहार स्थित है बताइए। खींचन, ओसियां, पुष्कर या नागौर। कुर्जा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। कुर्जा पक्षी विहार यह स्थित दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि खींचन गांव फलोदी जोधपुर। खींचन गांव फलोदी और जोधपुर में स्थित है। 23वां प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था बताइए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1962 में, 1970 में, 1972 में या 1982 में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में लागू किया गया था 1 सितंबर 1973 से। राजस्थान में लागू किया गया था 1 सितंबर 1973 से। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2010 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़, जंतर मंतर, जयपुर। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। पच्चीसवां प्रश्न, राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की बताइए। 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2010 में। 26वां प्रश्न है, सूची सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वन्यजीव अभ्यारण्य है और सूची 2 में जिले हैं। तो बताइए कि बंदबारेठा किस जिले में है। बंदबारेठा भरतपुर में है। सीता माता नाहरगढ़ जयपुर में, यानी नाहरगढ़ जयपुर में, बंदबारेठा भरतपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में। सीता माता चित्तौड़गढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 3, 4, 1, 2, यानी बंदबारेठा भरतपुर में, सीता माता चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ जयपुर में, फुलवारी नाल उदयपुर में। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित बताइए दोस्तों कि वन विहार अभ्यारण्य है धौलपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर या भरतपुर में। तो वन विहार है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि धौलपुर जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 25.60 वर्ग किलोमीटर। 25.60 वर्ग किलोमीटर। 28वां प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं बताइए। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं सदाबहार वन, मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन या शुष्क सागवान वन।
इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मरुस्थलीय वन है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 29 ऑप्शन है, राज्य में वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश ने कब बनवाई थी, बताइए। कि राज्य में वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश ने कब बनवाई थी? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1910 ईस्वी में बनवाई थी। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में बीड़ी उद्योग में आने वाला वृक्ष है, बताइए। तेंदू, सालर, सागवान या दोकड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में बीड़ी उद्योग में आने वाला वृक्ष कौन सा है? तेंदू। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तेंदू। तेंदू के पत्ते से दोस्तों बीड़ी बनाई जाती है। पहला प्रश्न, निम्न में से राज्य के किसी स्थान पर स्मृति वन विकसित किया गया है, बताइए। कि निम्न में से राज्य के किसी स्थान पर स्मृति वन विकसित किया गया है? झालाना जयपुर, माउंट आबू सिरोही, कुलधरा जैसलमेर या तबीजी अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि झालाना जयपुर में स्मृति वन विकसित किया गया है। और इसका नाम दोस्तों श्री कपूर चंद कुलिस स्मृति वन है। और इस स्मृति वन का नाम क्या है दोस्तों? श्री कपूर चंद कुलिस स्मृति वन। और इसका लोकार्पण किया गया था दोस्तों 10 दिसंबर 2007 को। अगला प्रश्न, वर्तमान में वन संविधान की कौन सी सूची का विषय है, बताइए। कि वर्तमान में वन है जो संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या अवशिष्ट सूची। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि समवर्ती सूची। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं, बताइए। कि राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए, बताइए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल की वन नीति कितनी होनी चाहिए? 13%, 23%, 33% या 43%, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 33% भूमि है वो वन के लिए होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के वनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, शुष्क सागवान के वन राजस्थान दक्षिण भाग में संकेंद्रित हैं। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं। बताइए कि इनमें से कौन से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1, 2 और 3 इनमें सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। यानी कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं और सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। ये तीनों सही है। छठा प्रश्न है, सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र था? बताइए कि सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र था? करौली, सिरोही, उदयपुर या प्रतापगढ़, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि करौली में सर्वाधिक वन क्षेत्र था 2011 और 12 की वन रिपोर्ट के अनुसार। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं था? बताइए। वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि वृक्षारोपण। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था अकेसिया कटेजू का मुख्य उत्पादक है? बताइए। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, सीकर, हनुमानगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कत्थे का जिससे मुख्य उत्पादक जिले हैं। नौवां प्रश्न है, राजस्थान में वनारोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है? बताइए। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या अजमेर में?
राजस्थान में वनारोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जोधपुर में वनारोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है। 10वां प्रश्न है, वानिकी कार्यक्रमों में जनसाधारण और वन प्रदेशों के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु कौन सा कार्यक्रम किया गया था, बताइए। साझा वन प्रबंधन कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनता वन योजना, घर घर वृक्षारोपण योजना। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि साझा वन प्रबंधन कार्यक्रम। 11वां प्रश्न, अरावली विकास परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था, बताइए। अरावली विकास परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? पहाड़ी क्षेत्र में पारिस्थितिकी की स्थिरता को पुनः स्थापित करना, थार मरुस्थल के प्रसार को रोकना, वनों के अवक्रमण को रोकना, मिट्टी के अपरदन को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में पारिस्थितिकी की स्थिरता को पुनः स्थापित करना। 12वां प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का लक्ष्य स्कूली कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, बताइए। कि प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का लक्ष्य स्कूली कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? तृतीय, छठी, चतुर्थ या सातवीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक बच्चा एक पेड़ का कार्यक्रम चलाया गया। 13वां प्रश्न है, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र है, बताइए। कि राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का एकमात्र प्राप्ति क्षेत्र कौन सा है? बोराट का पठार, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेवाड़, आबू पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आबू पर्वत में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न, राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक हैं, बताइए। बांस, नीम, धोकड़ा या गूलर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि धोकड़ा के वन सर्वाधिक हैं। 15वां प्रश्न, राजस्थान राज्य का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़न की लहरियों के लिए जाना जाता है, बताइए। राजस्थान राज्य कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़न की लहरियों के लिए जाना जाता है? शेरगढ़, कुंभलगढ़, बस्सी या सीता माता? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सीता माता अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य उड़न की लहरियों के लिए जाना जाता है। 16वां प्रश्न, घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य बनाया गया, बताइए। घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जवाहर सागर अभयारण्य कोटा घड़ियालों के संरक्षण हेतु बनाया गया है। 17वां प्रश्न है, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, बताइए। कि राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? माउंट आबू, रामगढ़ विषधरी, जैसलमेर या दर्रा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू है सिरोही में। 18वां प्रश्न है, औंधिया क्या है, बताइए। औंधिया क्या है? एक प्रवासी पक्षी, झीलों के किनारे बने विश्राम गृह, अभयारण्यों में अवलोकन स्तंभ, सदाबहार वनों का वृक्ष? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अभयारण्यों में अवलोकन स्तंभ, इनको औंधिया कहते हैं। दोस्तों औंधिया है वन्य जीवों को पास से देखने के लिए रामसागर, वोडा, तलाईर, झामरा, अमजार आदि स्थानों पर रियासतकालीन अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं, जिन्हें औंधिया कहा जाता है, वन्य जीवों के पास से देखने के लिए। 19वां प्रश्न, चितकबरे, हिरण एवं चकवा चकवी राज्य के किस अभयारण्य में बहुत अच्छे मिलते हैं, बताइए। चितकबरे, हिरण, चकवा एवं चकवी राज्य के किस अभयारण्य में बहुत अच्छे मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जयसमंद अभयारण्य में चितकबरे, हिरण, चकवा एवं चकवी मिलते हैं, जयसमंद अभयारण्य। और जयसमंद अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? ये उदयपुर जिले में है, उदयपुर में है। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। 20वां प्रश्न है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की वनस्पति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। प्राकृतिक वनस्पति में इस प्रदेश में पतझड़ होने की प्रधानता है। इस प्रदेश में ढाक और खैर मुख्यतः पाए जाते हैं। तीसरा, इस प्रदेश में दक्षिणी भाग में जहाँ चंबल की भीड़ है वहाँ झाड़ियाँ, घास और छितरी हुई वनस्पति है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में वनों का पर्याप्त विस्तार है। बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी विकल्प है वो सत्य हैं। 21वां प्रश्न, क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा, बताइए।
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सीता माता राष्ट्रीय मृद्यान या दर्रा अभयारण्य, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है कि राष्ट्रीय मृद्यान राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। राष्ट्रीय मृद्यान कहाँ है दोस्तों? ये जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। 22वां प्रश्न है राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए कि राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का या वन विहार। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि रणथंभौर सवाई माधोपुर राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 23वां प्रश्न है राज्य का कौन सा स्थान गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। राज्य का कौन सा स्थान गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए खीचन, बी सौंख, सी चौहटन, डी शाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है कि चौहटन बाड़मेर राज्य का गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। 24वां प्रश्न है भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले हैं, बताइए। जब भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है और राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। 25वां प्रश्न है शुष्क जलवायु के अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, बताइए। शुष्क जलवायु के अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद या मध्यपादपन। इसका आंसर हो जाएगा मरुद्भिद। शुष्क जलवायु के अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। 26वां प्रश्न है राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, बताइए। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? इसका आंसर है ए ऑप्शन यानी कि पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम यानी वनस्पतिक नाम है दोस्तों टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है और इस वृक्ष से बंदूक की बट बनाई जाती है दोस्तों। और रोहिड़े को रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। रोहिड़े को रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। 27वां प्रश्न महुआ के पेड़ किस जिले में नहीं होते हैं, बताइए। महुआ के पेड़ किस जिले में नहीं होते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि भरतपुर में नहीं होते हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होते हैं। 28वां प्रश्न राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, बताइए। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सागवान, महुआ, खेजड़ी या बबूल। तो इसका आंसर हो जाएगा खेजड़ी, सी ऑप्शन यानी खेजड़ी। और खेजड़ी को स्थानीय भाषा में दोस्तों जाटी कहते हैं। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। 29वां प्रश्न चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, बताइए दोस्तों। चट्टान पर उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? अधिपादपीय, लवणोद्भिद, मरुद्भिद या शैलोद्भिद। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि शैलोद्भिद। 30वां प्रश्न है स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम, सभागार, सैनिटोरियम, प्लेनेटोरियम। इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए ऑप्शन यानी कि हर्बेरियम। अगला प्रश्न है राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है, बताइए। ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। बताइए दोस्तों कि राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि राजस्थान में 12 वन मंडल हैं। 32वां प्रश्न है राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। ए पश्चिमी राजस्थान में, बी आबू पर्वतीय क्षेत्र में, सी डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में, डी अलवर व भरतपुर में। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है सी ऑप्शन यानी कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। 33वां प्रश्न है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए।
राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी नागपुर, डी मसूरी। इसका आंसर है ए ऑप्शन यानी कि देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1981 के राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। चौथी प्रश्न, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बताइए कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ए बोहिनिया वेरीगेआ, जेकोरांदा मोसोफालिया, ब्यूटिया मोनोस्पेमा, टेक्टोना ग्रांडिस। बताइए कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पेमा। और ब्यूटिया मोनोस्पेमा किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं डाक को, यानी डाक का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पेमा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खसगास उत्पादित होती है। बताइए राजस्थान में खसगास कहाँ उत्पादित होती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली और अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में खसगास उत्पादित की जाती है। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए कि इनमें से कौन से सही हैं? ए शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। दूसरा है सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा है माउंट आबू उप कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौथा है पश्चिमी राजस्थान वन विस्तृत पतझड़ वाले वन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। 37वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? बताइए राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? सितंबर 2011, अगस्त 2010, मार्च 2011, फरवरी 2010 में। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया। 38वां प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय सही है? बताइए कि वन संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय सही है? वनों का आग से बचाव, वृक्षारोपण अर्थात पुनः वन लगाना, वनों का आग से बचाव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी। 39वां प्रश्न है, राजस्थान में अंध एवं दूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? बताइए इसका आंसर है बी ऑप्शन यानी कि बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, दहोड़, श्रीमाधोपुर में। 40वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 5, 2 और 3। बताइए कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को कितने वनों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी डी ऑप्शन यानी कि 3। पहला प्रश्न है, राजस्थान में गंग नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताइए दोस्तों कि राजस्थान में गंग नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन है गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, बी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, सी है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा राजस्थान में गंग नहर का उद्घाटन किया गया था। और ये कब किया गया दोस्तों उद्घाटन? 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा राजस्थान में गंग नहर का उद्घाटन किया गया था। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? बताइए। एक तरफ है सिंचाई परियोजना और दूसरी तरफ है संबंधित जिला। बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा?
ए ऑप्शन है बागगंज सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़, भीमसागर सिंचाई परियोजना झालावाड़, कालीसिल सिंचाई परियोजना करौली, नंद संबंध सिंचाई परियोजना भरतपुर। तो इसमें आंसर है डी, यानी नंद संबंध सिंचाई परियोजना भरतपुर। ये भरतपुर में नहीं है दोस्तों, यह है राजसमंद जिले में। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। बागगंज सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है, भीमसागर झालावाड़ में है, कालीसिल करौली में है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है जल प्रदाय योजना और दूसरी तरफ है संबंधित जिला। बताइए कि इनमें कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 2, 3, 4, 1। यानी रामगंज मंडी पंचपहाड़ है वो कोटा झालावाड़ में है, और भोमादेह है वो राजसमंद में है, देवास उदयपुर में है, और बांदी सेदड़ा जालोर में है। चौथा प्रश्न है सेई बांध परियोजना का संबंध राज्य के किस जिले से है? बताइए कि सेई बांध परियोजना का संबंध राज्य के किस जिले से है? ए उदयपुर, बी भरतपुर, सी जयपुर, डी धौलपुर। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, यानी कि उदयपुर। सेई बांध परियोजना उदयपुर जिले से संबंधित है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए। नदी और उस पर बने बांध। गंभीरी नदी अजान बांध, लुण नदी नाकोड़ा बांध बाड़मेर, चौली जवाई बांध पाली, कोठारी मेजा बांध भीलवाड़ा। बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, चौली जवाई बांध ये गलत है। गंभीरी अजान बांध भरतपुर, लूणी नाकोड़ा बांध बाड़मेर, कोठारी मेजा बांध भीलवाड़ा। और चौली नदी पर चौली बांध परियोजना दोस्तों झालावाड़ जिले में है। चौली नदी पर चौली परियोजना ये झालावाड़ जिले में है। कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ जिले में। छठा प्रश्न, बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना किसे लाभान्वित जिले हैं? बताइए कि बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दौसा और सवाई माधोपुर। क्या होगा दोस्तों? दौसा और सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना से राजस्थान के किस शहर की पेयजल उपलब्ध होता है? बताइए कि राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना से राजस्थान के किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जोधपुर। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? बताइए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका शिलान्यास कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया। और इस नहर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था 31 मार्च 1958 को। नवा प्रश्न है किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया? बताइए 1982 में, 1983 में, 1984 में, 1985 में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। 10वां प्रश्न है राज्य के बीकानेर शहर की जीवन रेखा है। बताइए। 10वां प्रश्न है राज्य के बीकानेर शहर की जीवन रेखा है। बताओ। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो बीकानेर शहर की जीवन रेखा है। 11वां प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइए कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है?
इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कंवरसेन लिफ्ट नहर है वो इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 157.64 किलोमीटर। 12 प्रश्न है, कंवरसेन लिफ्ट नहर का प्रारंभ कब किया गया? बताइए। कंवरसेन लिफ्ट नहर का प्रारंभ कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1968 को किया गया। 13 प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर व उससे लाभान्वित जिलों का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जयनारायण व्यास बीकानेर। दोस्तों जयनारायण व्यास बीकानेर नहीं है, यह आएगी जैसलमेर व जोधपुर। जैसलमेर व जोधपुर में। पन्नालाल बारोपाल बीकानेर सही है। गुरु जम्बेश्वर जोधपुर में है। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ है। 14 प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर से राज्य के किन जिलों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? बताइए। इंदिरा गांधी नहर की पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर से राज्य के किन जिलों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बीकानेर व नागौर जिलों को सिंचाई व पेयजल उपलब्ध होता है। 15 प्रश्न, राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वप्रथम जल कब प्रवाहित किया गया? बताइए दोस्तों कि राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इससे सर्वप्रथम जल कब प्रवाहित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 11 अक्टूबर 1961 को राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वप्रथम जल का प्रवाह किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य के कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है? बताओ। 10 जिलों को, 11 जिलों को, 12 जिलों को या 13 जिलों को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 10 जिलों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। और वो 10 जिले कौन कौन से दोस्तों? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व सीकर और जोधपुर। 17 प्रश्न, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? बताइए। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 549 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 749 किलोमीटर या 849 किलोमीटर? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 649 किलोमीटर है वो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है, जिसमें 204 किलोमीटर है दोस्तों फीडर और 445 किलोमीटर मुख्य नहर है। 18 प्रश्न, मोती झील बांध को निम्न में से किस जिले की लाइफ लाइन कहा जाता है? बताइए कि मोती झील बांध को निम्न में से किस जिले की लाइफ लाइन कहा जाता है? भरतपुर, दौसा, जयपुर व सीकर। तो इसमें आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि भरतपुर जिले की जो लाइफ लाइन है वो किसे कहते हैं? मोती झील बांध को। ये मोती झील बांध किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? यह है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया है। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय घना पक्षी विहार को निम्न में से किस बांध से पानी उपलब्ध कराया जाता है? 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय घना पक्षी विहार को निम्न में से किस बांध से पानी उपलब्ध कराया जाता है? अजान बांध, विजयसागर बांध, पांचना बांध, बिंदुपारेठा बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अजान बांध भरतपुर से, यानी अजान बांध कहाँ है? भरतपुर में है। और इस बांध से घना पक्षी विहार को पानी उपलब्ध कराया जाता है। 20वां प्रश्न है, कागदी पिकअप बांध का संबंध है? बताइए कि कागदी पिकअप बांध का संबंध किससे है? माही परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, चंबल परियोजना से या उक्त में से किसी से नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि माही बजाज सागर परियोजना से कागदी पिकअप बांध का संबंध है।
21वां प्रश्न है, माही परियोजना का नामकरण निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया? बताइए कि माही परियोजना का नामकरण निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया? जमुनालाल बजाज, जमुना देवी, रामनारायण बजाज, घनश्याम दास बजाज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जमुनालाल बजाज के नाम पर माही परियोजना का नामकरण किया गया। 22वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कितने जिलों को माही परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? 2 जिलों को, 3 जिलों को, 4 जिलों को या 5 जिलों को? बताइए कि माही परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 2 जिलों को माही परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। 23वां प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना का लोकार्पण कब किया गया? कि माही बजाज सागर परियोजना का लोकार्पण कब किया? 1967 में, 1983 में, 1987 में, 1993 में? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन यानी कि 1983 ईस्वी में माही बजाज सागर परियोजना का लोकार्पण किया गया। और इसका लोकार्पण किनके द्वारा किया गया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी जी। माही परियोजना की समस्त विद्युत किस राज्य को प्राप्त होती है? बताइए कि माही परियोजना की समस्त विद्युत किस राज्य को प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि राजस्थान राज्य को माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है। 25वां प्रश्न है, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताओ। राजस्थान व उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान व पंजाब? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना। 26वां प्रश्न है, रावी व्यास नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1986 को किस आयोग की स्थापना की गई थी? बताओ। रावी व्यास के जो नदी जल विवाद है उसको सुलझाने के लिए 26 जनवरी 1986 को किस आयोग की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि इराडी आयोग की स्थापना की गई थी। 27वां प्रश्न है, राज्य में राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई गई? बताओ। राजस्थान राज्य में कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई गई? कनाडा, पाकिस्तान, स्वीडन, जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कनाडा के सहयोग से राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना चलाई जा रही है। 28वां प्रश्न है, चंबल परियोजना से राजस्थान राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? बताओ। कोटा, बारां, बूंदी या उपयुक्त सभी? चंबल परियोजना से राजस्थान राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी। कोटा, बारां और बूंदी इन तीनों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है किससे? चंबल परियोजना से। 29वां प्रश्न है, माही बजाज सागर बांध राजस्थान राज्य के किस जिले में निर्मित किया गया है? बताओ। माही बजाज सागर बांध राजस्थान राज्य के किस जिले में निर्मित किया गया है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या बीकानेर? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध निर्मित किया गया है। और ये किस नदी पर है? माही नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? माही नदी पर, बांसवाड़ा शहर के निकट। 30वां प्रश्न है, चंबल परियोजना की किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है? बताओ कि चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है? बताओ। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि कोटा बैराज से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है। और कोटा बैराज कब निर्मित किया गया था दोस्तों? ये निर्मित किया गया था 1960 में। और इस बांध का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था 20 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
31वां प्रश्न है, राजस्थान प्रदेश को रावी व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जल किस बांध से प्राप्त होता है, बताओ। राजस्थान प्रदेश को रावी व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जल किस बांध से प्राप्त होता है? भाखड़ा बांध, नांगल बांध, पंडोह बांध या पोंग बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि पोंग बांध। 32वां प्रश्न है, व्यास नदी पर पंडोह बांध व पोंग बांध कहाँ निर्मित किया गया है, बताओ। राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर पंडोह बांध या पोंग बांध निर्माण किया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, बताओ। एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष है। रण प्रताप सागर 1972, जवाहर सागर 1972, कोटा बैराज 1960, गांधी सागर 1959। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर 1972, यानी राणा प्रताप सागर 1972 में नहीं, ये है 1970 में। जवाहर सागर 1972 सही है, कोटा बैराज 1960 सही है, गांधी सागर 1959 सही है। 34 अपना सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है परियोजनाएं और दूसरी तरफ है संबंधित राज्य। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान गुजरात, तोमल परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान, यश परियोजना पंजाब हरियाणा, माही विलास सागर परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान। तो इनका मिलान करना है। इनमें सही आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि 4 2 3 1, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान की है और चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की है। माही विलास सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की है। 35वां प्रश्न है, बिस्त दोआब नहर निकाली गई है, बताओ कहाँ से निकाली गई है बिस्त दोआब नहर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि रोपड़ हेड वर्क से बिस्त दोआब नहर निकाली गई है। 36वां प्रश्न, नांगल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है, बताओ कि नांगल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? सतलज, व्यास, रावी या बनास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि सतलज नदी पर नांगल बांध निर्मित किया गया है। दोस्तों, नांगल बांध 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। 37वां प्रश्न, गोविंद सागर जलाशय का संबंध निम्न में से किस नदी घाटी परियोजना से है, बताओ। गोविंद सागर जलाशय का संबंध निम्न में से किस नदी घाटी परियोजना से है? भाखड़ा नांगल से, इंदिरा गांधी नहर से, व्यास परियोजना से, गंगा नहर परियोजना से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना से गोविंद सागर जलाशय का संबंध है। 38वां प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? बताओ कि भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध किन किन राज्यों से है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से भाखड़ा नांगल परियोजना संबंधित है। 39वां प्रश्न, निम्न में से किसने नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है, बताओ कि निम्न में से किसने नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है। 40वां प्रश्न है, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल राज्य के किस जिले को प्राप्त होता है, बताओ। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल राज्य के किस जिले को प्राप्त होता है? हनुमानगढ़, सीकर, अलवर या भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि हनुमानगढ़ को सर्वाधिक जल प्राप्त होता है किससे? भाखड़ा नहर से। 41वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल समझौता कब हुआ था, बताओ कि भाखड़ा नांगल समझौता है वो कब हुआ था? 1957 में, 1958 में, 1959 में, 1960 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि
1960 में भाखड़ा नागल समझौता हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? ये पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य हुआ था 1959 में। 42वां प्रश्न, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, बताओ। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना। ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 43वां प्रश्न, निम्न में से किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर व एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है, बताओ। किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर व एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है? भाखड़ा बांध, नांगल बांध, पोंग बांध या हरिके बैराज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि भाखड़ा बांध को एक चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। 44वां प्रश्न, रतनगढ़ सुजानगढ़ वृहद पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया, बताओ। रतनगढ़ सुजानगढ़ वृहद पेयजल परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 23 सितंबर 2012 को रतनगढ़ और सुजानगढ़ वृहद पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया। 45वां प्रश्न है, जनता जल योजना राजस्थान राज्य के किस जिले में लागू नहीं है, बताओ। कि जनता जल योजना राजस्थान राज्य के किस जिले में लागू नहीं है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, उदयपुर या जयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जैसलमेर जिले में यह योजना लागू नहीं है। 46वां प्रश्न दोस्तों, नर्मदा गुडामलानी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? नर्मदा गुडामलानी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? 7 जून 2012, 7 जून 2013, 7 जून 2014, 7 जून 2015? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 7 जून 2013 को नर्मदा गुडामलानी परियोजना का शिलान्यास किया गया। और यह परियोजना किस जिले की है दोस्तों? यह परियोजना है बाड़मेर जिले की, यानी गुडामलानी कहाँ है? बाड़मेर जिले में। 47वां प्रश्न है, रेवा पेयजल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया, बताओ। रेवा पेयजल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 23 दिसंबर 2014 को। और रेवा पेयजल परियोजना से किस जिले के गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी? यह होगी झालावाड़ जिले के, यानी झालावाड़ जिले में रेवा जल परियोजना संबंधित है। 48वां प्रश्न, देश के प्रत्येक गांव में पेयजल आपूर्ति के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वजल धारा योजना का शुभारंभ कब किया गया था, बताओ। देश के प्रत्येक गांव में पेयजल आपूर्ति के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वजल धारा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी 25 दिसंबर 2002 को। और इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय योगदान का अनुपात, यानी केंद्र सरकार 90% देगी और राज्य सरकार 10% देगी। 49वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय उद्योग महासंघ व राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना किस स्थान पर की गई? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर या भीलवाड़ा? तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन यानी कि जयपुर में वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 50वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य जल विकास निगम की स्थापना कब की गई? बताओ कि राजस्थान राज्य जल विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1987 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1984 में राजस्थान राज्य जल विकास निगम की स्थापना की गई। पहला प्रश्न है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, बताओ। कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1996, 97, 1987, 88, 1998, 99, 2001 या 2002? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। दूसरा प्रश्न है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, बताओ।
कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन यानी कि 1974-75 में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तीसरा प्रश्न है, देश के फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में से लगभग कितने प्रतिशत गांव अकेले राजस्थान में हैं? बताओ कि देश के फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में से लगभग कितने प्रतिशत गांव अकेले राजस्थान में हैं? 34%, 44%, 54%, 64%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 44% गांव वो अकेले राजस्थान के हैं फ्लोराइड से प्रभावित। चौथा प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? बताओ। 29.64%, 30.64%, 31.64%, 32.64%। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन यानी कि 29.64% राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बंजर भूमि का प्रतिशत है। पांचवा प्रश्न है, राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन का पुनर्गठन कब किया गया? बताओ। राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन का पुनर्गठन कब किया गया? 19 जनवरी 2010, 19 जनवरी 2011, 19 जनवरी 2012, 19 जनवरी 2013। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन यानी कि 19 जनवरी 2010 को राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन का पुनर्गठन किया गया। छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा बंजर भूमि की समस्या के समाधान हेतु बंजर भूमि विकास निगम कब स्थापित किया गया था? बताओ। 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1985 में। सातवां प्रश्न है, डूंगरपुर एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना यानी पहल परियोजना निम्न में से किसके सहयोग से शुरू की गई थी? ए सीडा स्वीडन, बी केंद्र सरकार, सी विश्व बैंक, डी एशियन विकास बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सीडा। स्वीडन के सहयोग से यह परियोजना शुरू की गई थी और यह परियोजना स्वीडन के सहयोग से 1991 में शुरू की गई थी। दोस्तों कब की गई थी? 1991 में। आठवां प्रश्न, निम्न में से किसे जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है? बताओ कि निम्न में से किसे जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जमनालाल बजाज, कर्नल जेम्स टोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। नौवां प्रश्न है, मेजा बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? बताओ कि मेजा बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? लूनी नदी, बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी या कोठारी नदी? तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन यानी कि मेजा बांध कोठार नदी पर स्थित है। और मेजा बांध किस जिले में? दोस्तों मेजा बांध है भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। दसवां प्रश्न, राज्य के बाड़मेर जिले में सुजलम योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? बताओ कि राज्य के बाड़मेर जिले में सुजलम योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तथा रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर के द्वारा सुजलम योजना का संचालन किया जा रहा है। 11वां प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पर स्थित है? बताओ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पर स्थित है? पटना, रुड़की, जयपुर, पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि रुड़की में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी स्थित है। इसकी स्थापना दिसंबर 1978 यानी 1978 में की गई थी। 12वां प्रश्न, निम्न में से किस तिथि को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? बताओ कि निम्न में से किस तिथि को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई, 14 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 14 जून को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तेरह प्रश्न, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा भी कहते हैं राजस्थान के किस जिले में है? बताओ
चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा भी कहते हैं राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर, डूंगरपुर, भरतपुर, कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जैसलमेर जिले में चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहते हैं स्थित है। 14 प्रश्न है, पानी का ठहराव अधिकाधिक करने के लिए संकन पौंड योजना राज्य के किस जिले में शुरू की गई? बताओ। पानी का ठहराव अधिकाधिक करने के लिए संकन पौंड योजना राज्य के किस जिले में शुरू की गई है? डूंगरपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि डूंगरपुर जिले में संकन पौंड योजना शुरू की गई है। 15 प्रश्न है, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताओ। जयपुर में, पुणे में, वाराणसी में या पटना में? तो इसका आंसर है पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय जल अकादमी की स्थापना 1988 में पुणे में की गई थी। 16 प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने विकास खंडों में संचालित है? बताओ कि मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने विकास खंडों में संचालित था? 82, 83, 84 या 85 में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 85 खंडों में संचालित था। 17 प्रश्न, निम्न में से किस तिथि को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? बताओ कि निम्न में से किस तिथि को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 18 प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बताओ। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है। और सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों 1450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। 1450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है और इसको जो राष्ट्र को समर्पित किया गया था 19 जनवरी 2007 को। 19 प्रश्न, निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है? बताओ कि निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है? कंवर सेन, महाराजा शार्दुल सिंह, जमनालाल बजाज, कर्नल जेम्स टोड। तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन यानी कि डॉक्टर कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है। और ये किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? ये थे बीकानेर रियासत से। किस रियासत से? बीकानेर रियासत से संबंधित थे। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान एवं गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है? बताओ कि निम्न में से कौन सी राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर, व्यास परियोजना, सिद्धमुख या बीसलपुर सिंचाई परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और ये माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? माही नदी पर स्थित है। 21 प्रश्न, राजस्थान की मरु गंगा व लाइफ लाइन जीवन रेखा कौन सी परियोजना है? बताओ कि राजस्थान की मरु गंगा व लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कौन सी परियोजना है? माही परियोजना, नर्मदा परियोजना, सुजलम परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की मरु गंगा व लाइफ लाइन परियोजना है। 22वां प्रश्न है, राजस्थान में जीवधारा योजना का संबंध किससे है? बताओ कि राजस्थान में जीवधारा योजना का संबंध किससे है? गरीबों के लिए सिंचाई कुओं का निर्माण, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि सिंचाई कुओं का निर्माण। राजस्थान में जीवधारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं का निर्माण से। 23वां प्रश्न, कडाना बांध किस राज्य में व किस नदी पर स्थित है? बताओ कडाना बांध किस राज्य में व किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि गुजरात में माही नदी पर कडाना बांध स्थित है। 24वां प्रश्न, पांचना बांध किस जिले में है? बताओ पांचना बांध किस जिले में है? धौलपुर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर या करौली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि करौली जिले में पांचना बांध
स्थित है। और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है दोस्तों? ये बनाया गया है अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। और ये राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है ये दोस्तों। पांचना बांध राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध, मिट्टी से बना है। 25 अपने राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? कुओं व नलकूपों से, तालाबों से, नहरों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। 26 अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। बताओ कि राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। मानसी वाकल, कायलाना उम्मेद सागर, विजय सागर तिजारा बांध सुरंग, गड्डीसर अमर सागर सुरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। दोस्तों देश की प्रथम व राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। और यह किस अभयारण्य से संबंधित है? फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर से संबंधित है। 27वां प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? बताओ जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, चित्तौड़ या भीलवाड़ा। तो इसका आंसर जाएगा जवाहर सागर बांध कोटा जिले में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। 28वां प्रश्न, नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी? बताओ नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी? बताओ सिरोही व जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जालौर व बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर द्वारा पेयजल की आपूर्ति होगी। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। बताओ 1930 में, 1927 में, 1944 में, 1932 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी एवं बहुउद्देशीय परियोजना है? बताओ कि निम्न में से कौन सी सबसे लंबी एवं बहुउद्देशीय परियोजना है? पांचना बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मेजा बांध परियोजना, नर्मदा परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे लंबी एवं बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताओ कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन है। गंगा नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है। खड़ी में शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं, पेयजल के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 32वां प्रश्न है, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ और टोंक जिलों की सिंचाई एवं पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी परियोजना महत्वपूर्ण है? बताओ व्यास, बीसलपुर, मेजा बांध या नर्मदा परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बीसलपुर परियोजना जयपुर, अजमेर, ब्यावर व किशनगढ़ और टोंक जिलों की सिंचाई पेयजल सुविधा की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। 33वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है लिफ्ट परियोजना और दूसरी तरफ है पीने के पानी की आपूर्ति, यानी कौन से जिले में कौन सी लिफ्ट परियोजना के द्वारा सिंचाई या पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये बीकानेर में है। और गंदेली साहिबा लिफ्ट परियोजना ये चूरू में है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर ये जोधपुर में है। और गजनेर लिफ्ट परियोजना नागौर में है। चौंतीसवां प्रश्न, सम्मिलित कीजिए सिंचाई परियोजना और भाग लेने वाले राज्य। बताओ
कि चंबल परियोजना कौन कौन से राज्य से जुड़ी हुई है? माही बजाज सागर, व्यास परियोजना और सिद्धमुख परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है और माही बजाज सागर राजस्थान व गुजरात से, और व्यास परियोजना दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से, और सिद्धमुख है पंजाब व राजस्थान से। तो इसका आंसर है ए, सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? बताओ कि राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। 36वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताओ कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 37वां प्रश्न है, छोटा कुआ या कुइयां जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है क्या नाम से जानी जाती है? बताओ छोटा कुआ या कुइयां जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है क्या नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बेरी के नाम से जानी जाती है। 38वां प्रश्न, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? बताओ खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी बंगाल की खाड़ी। 39वां, निम्न में से एक सही है। बताओ एक सही नहीं है कि निम्न में से एक सही नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झील है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर जिले में स्थित है। बताओ तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, है राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर और ये उदयपुर में है। राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही है दोस्तों, किस जिले में है? राजसमंद जिले में। 40वां, निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज में से होकर गुजरती है? बताओ कि निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज में से होकर गुजरती है? काली सिंध, माही, लूनी या चंबल? बताओ तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चंबल नदी। चंबल नदी चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश से, यानी चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश से कोटा तक, कहाँ से? चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश से कोटा तक एक लंबे गार्ज में बहती है। 41वां, निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? बताओ कि निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी बनास, साबरमती, लूनी या जवाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लूनी नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। 42वां प्रश्न है, नदी व उसकी सहायक नदी का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताओ नदी का नाम या सहायक नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गंभीर व मेंथा। गंभीर की सहायक नदी मेंथा नहीं है दोस्तों, गंभीर सहायक नदी है पांचना, सेला, खेर व पार्वती। साबरमती की वाकल है, बनास की मानसी, काली सिंध की चोली है। 43वां प्रश्न है, जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? बताओ कि जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह, सर प्रताप सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा सुवंत सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सर प्रताप सिंह ने जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण करवाया था। और दोस्तों वर्तमान में इस झील के किनारे माचिया सफारी पार्क यानी मृगवन स्थित है। कायलाना झील के किनारे माचिया सफारी पार्क यानी मृगवन स्थित है, माचिया सफारी पार्क। 44वां प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? बताओ कि राज्य में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं?
दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में खारे पानी झीलें अधिकतम पाई जाती हैं। 45वां प्रश्न है, जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताओ कि जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? प्रताप सागर, जसवंत सागर, उम्मेद सागर या कायलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जसवंत सागर बांध जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। और इस बांध में दोस्तों लूणी नदी का पानी आता है। जिस जसवंत सागर बांध में किस नदी का पानी आता है? लूणी नदी का। और इसको पिछयाक बांध के नाम से भी जाना जाता है, यानी जसवंत सागर बांध को पिछयाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। पन्नालाल शाह के द्वारा निर्मित करवाया गया पन्नालाल शाह तालाब कहाँ स्थित है? बताओ कि पन्नालाल शाह के द्वारा निर्मित करवाया गया पन्नालाल शाह का तालाब स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी खेतड़ी झुंझुनू में। और ये कब करवाया गया था दोस्तों? 1870 में। 1870 में। निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। बताओ कि निम्न में से मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? पुष्कर झील, पिछोला झील, पंचपद्रा झील, आना सागर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचपद्रा झील मीठे पानी की झील नहीं है। 48वां प्रश्न है, किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी? बताओ कि किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी? फतेह सागर, फोई सागर, बालसमुंद या सिलीसेड। तो इसका आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। 49वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? बताओ एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। सही है। एक नदी द्रोणी या नदी बेसिन दूसरी नदी द्रोणी से जिस पर्वत या उच्च भूमि के द्वारा अलग होती है उसे जल विभाजक कहते हैं। ये भी सही है। निश्चित वायुगाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ये भी सही है। नदी द्रोणी का आकार छोटा होता है, जल विभाजक या जल संभर का आकार बड़ा होता है। ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 50वां प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन कौन सा? बताओ। अजमेर जिले में स्थित आना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में चौहान शासक अर्णोराज ने करवाया था। माही नदी को वागड़ व कांठल गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा कहते हैं। उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़े का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज के द्वारा करवाया गया था। राज्य की नदियों को 13 जलग्रहण क्षेत्रों और 59 उप जलग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बताओ। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज के द्वारा करवाया गया था। ये गलत है दोस्तों, पृथ्वीराज ने नहीं करवाया था, ये करवाया था महाराणा राज सिंह की रानी रामसरदे ने। महाराणा राज सिंह की रानी रामसरदे ने 1675 में करवाया था।